Q1 निम्नलिखित में से कौन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करने वाले प्रमाण माने जाते हैं? 1. दूरस्थ आकाश गंगाओं का रेडशिफ्ट। 2. कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। 3. क्रासरों का पता लगाना। 4. हाइड्रोजन और हीलियम की प्रारंभिक प्रचुरता। 5. स्टेडी स्टेट थ्योरी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। ए. केवल 1, 2, 3 और 4। बी. केवल 2 और 4। सी. केवल 1, 3 और 5। डी. 1, 2, 3, 4 और 5। सही उत्तर ए। व्याख्या। कथन 1, 2, 3 और 4 सही हैं। रेडशिफ्ट दर्शाता है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMBR बिग बैंग के बाद की अवशिष्ट गर्मी है। क्वासर, क्वासार्स और हल्के तत्वों H ही की प्रचुरता भी इसी सिद्धांत की पुष्टि करती है। कथन 5 गलत है। स्टेडी स्टेट थ्योरी बिग बैंग का प्रमाण नहीं, बल्कि उसके विपरीत एक अलग सिद्धांत है जो मानता है कि ब्रह्मांड हमेशा से एक जैसा रहा है। Q2 ब्रह्मांड में डार्क मैटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये ब्रह्मांड में सभी पदार्थ ऊर्जा संरचना का लगभग आधा हिस्सा है। 2. यह विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ परस्पर क्रिया नहीं करता है। 3. यह पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से वितरित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A होल केवल 1, B केवल 2, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। सही उत्तर B। व्याख्या। कथन 1 गलत है। डार्क मैटर ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा है, जबकि डार्क एनर्जी लगभग 68% है। यह कुल संरचना का आधा 50% नहीं है। कथन 2 सही है। डार्क मैटर प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरण को अवशोषित, परावर्तित या उत्सर्जित नहीं करता, इसलिए इसे सीधे नहीं देखा जा सकता। कथन 3 गलत है। यह समान रूप से वितरित नहीं है, बल्कि आकाशगंगाओं के समूहों में अधिक सघन रूप से पाया जाता है। Q3 एक तारे के जीवन चक्र में निम्नलिखित चरणों पर विचार करें। 1. ग्रहीय निहारिका। 2. प्रोटोस्टार। 3. टी टॉरी तारा। 4. रेड जायंट। निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है जिसमें एक तारे के जीवन चक्र के दौरान ऊपर दिए गए चरण घटित होते हैं? A. 2, 3, 4, 1। B. 3, 2, 1, 4। C. 2, 4, 3, 1। D. 4, 3, 1, 2। सही उत्तर A। व्याख्या। सही क्रम 2, 3, 4, 1। सबसे पहले गैस के बादलों से प्रोटोस्टार 2 बनता है। इसके बाद टी टॉरी 3 चरण आता है, जहां तारा स्थिर होने लगता है। मुख्य अनुक्रम के बाद तारा रेड जायंट 4 बनता है और अंत में बाहरी परतें हटाकर ग्रहीय निहारिका 1 में बदल जाता है। Q4 एक नाव रात में बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य से गुजर रही है। नाविक अपनी दिशा निर्धारित करने के लिए ध्रुव तारा पोलरिस का उपयोग करता है। यदि गंतव्य भारत का केरल तट है तो नाव को सामान्यतः किस दिशा में जाना चाहिए? A होल ध्रुव तारा की ओर, B होल ध्रुव तारा से विपरीत दिशा में, C होल ध्रुव तारा को बाईं ओर रखते हुए, D होल ध्रुव तारा को दाईं ओर रखते हुए। सही उत्तर C। व्याख्या। विकल्प C सही है। बाब अल मंडेब लाल सागर के पास से केरल भारत जाने के लिए पूर्व दिशा में यात्रा करनी होगी। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में होता है। यदि नाविक पूर्व की ओर जाता है तो उत्तर दिशा ध्रुव तारा उसके बाईं ओर होगी। अन्य विकल्प A, B, D नाव को उत्तर, दक्षिण या पश्चिम की ओर ले जाएंगे, जो केरल का सही मार्ग नहीं है। Q5 भारत में बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरों के विनियमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार भारत में न्यायालय बैंकों द्वारा अपने देनदारों से ली जाने वाली ब्याज दरों पर सवाल नहीं उठा सकते, यदि ये दरें RBI के निर्देशों के अनुसार हों। 2. RBI के हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में क्रेडिट कार्ड पर बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर की सीमा 30% प्रति वर्ष है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल नहीं तो 1 और नहीं 2। सही उत्तर A। व्याख्या। कथन 1 सही है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 21A के अनुसार न्यायालय बैंकों द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज दरों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यदि वे RBI के नियमों के दायरे में हैं। कथन 2 गलत है। RBI ने क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों पर कोई निश्चित ऊपरी सीमा, जैसे 30% तय नहीं की है। बैंक अपनी जोखिम नीति के आधार पर इसे तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। Q6 सौरमंडल में आंतरिक और बाह्य ग्रहों के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. आंतरिक ग्रह अपनी धुरी पर बाह्य ग्रहों की तुलना में धीमी गति से घूमते हैं। 2. आंतरिक ग्रह बाह्य ग्रहों की तुलना में छोटे और सघन होते हैं।
3. आंतरिक ग्रहों का सतही गुरुत्वाकर्षण बाह्य ग्रहों की तुलना में अधिक होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? A होल 1, 2 और 3B केवल 2 और 3C केवल 1 और 2D केवल 1 और 3। सही उत्तर C। व्याख्या: कथन 1 सही है। आंतरिक पार्थिव ग्रह अपनी धुरी पर धीरे घूमते हैं, जैसे शुक्र, जबकि विशाल गैसीय बाह्य ग्रह बहुत तेजी से घूमते हैं। कथन 2 सही है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल छोटे और चट्टानी सघन हैं, जबकि बृहस्पति आदि विशाल और गैस से बने हैं। कथन 3 गलत है। बाह्य ग्रहों जैसे बृहस्पति का विशाल द्रव्यमान होने के कारण उनका गुरुत्वाकर्षण आंतरिक ग्रहों की तुलना में बहुत अधिक होता है। Q7 हमारे सौरमंडल के ग्रहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. शुक्र और यूरेनस ही ऐसे ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त प्रतिगामी दिशा में घूमते हैं। 2. यूरेनस को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में सबसे अधिक समय लगता है। 3. पृथ्वी सौरमंडल का सबसे सघन ग्रह है। 4. बुध और शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई चंद्रमा नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। सही उत्तर C। व्याख्या: कथन 1, 3 और 4 सही हैं। शुक्र और यूरेनस पूर्व से पश्चिम दक्षिणावर्त घूमते हैं। पृथ्वी सबसे सघन डेंसिटी ग्रह है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। कथन 2 गलत है। सूर्य की परिक्रमा में सबसे अधिक समय नेपच्यून वरुण को लगता है, यूरेनस को नहीं। अतः कुल 3 कथन सही हैं। Q8 नीचे दिए गए कथनों द्वारा निम्नलिखित में से किस ग्रह का वर्णन किया गया है? 1. इसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध है। 2. यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। 3. पृथ्वी से देखने पर यह सबसे चमकीला ग्रह है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। A होल मंगल, B बुध, C होल शुक्र, D होल बृहस्पति। सही उत्तर C। व्याख्या: विकल्प C सही है। शुक्र वीनस का वायुमंडल 96% CO_2 से बना है, जो ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा करता है, जिससे ये बुध से भी अधिक गर्म हो जाता है। यह अपनी चमक के कारण भोर का तारा भी कहलाता है। मंगल ठंडा है, बुध सबसे छोटा है और बृहस्पति सबसे विशाल है। Q9 सौरमंडल के संदर्भ में कुइपर बेल्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कुइपर बेल्ट सौरमंडल का एक क्षेत्र है जो नेपच्यून की कक्षा से परे स्थित है। 2. ये लघु अवधि धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों और अन्य बर्फीले पिंडों का एक प्रमुख स्रोत है। 3. हौमिया और माकिमेक जैसे बौने ग्रह कुइपर बेल्ट में स्थित हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? A होल केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3C केवल 1 और 3D 1, 2 और 3। सही उत्तर D। व्याख्या: कथन 1, 2 और 3 सही हैं। कुइपर बेल्ट नेपच्यून के बाहर एक विशाल घेरा है। यहां से कम अवधि वाले धूमकेतु आते हैं और इसमें प्लूटो, हौमिया व माकिमेक जैसे बौने ग्रह शामिल हैं। Q10 केन बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस परियोजना का उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए बेतवा नदी से केन नदी में जल स्थानांतरित करना है। 2. इस परियोजना के एक भाग के रूप में निर्मित किए जा रहे दौधन बांध से पन्ना बाघ अभयारण्य के कुछ हिस्सों के जलमग्न होने की आशंका है। 3. केन और बेतवा दोनों नदियां यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A होल केवल 2, B केवल 2 और 3C केवल 1 और 3D 1, 2 और 3। सही उत्तर B। व्याख्या: कथन 1 गलत है। पानी का स्थानांतरण केन नदी से बेतवा नदी में किया जाना है, उल्टा लिखा है। कथन 2 सही है। दौधन बांध के कारण पन्ना टाइगर रिजर्व का काफी हिस्सा डूब क्षेत्र में आएगा। कथन 3 सही है। केन और बेतवा दोनों मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना में मिलती हैं। Q11 खगोलीय तकनीकों के संदर्भ में लंबन विधि पैरालैक्स मेथड का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है। A. पृथ्वी आधारित प्रेक्षणों से अत्यंत दूरस्थ आकाशगंगाओं के कोणीय व्यासों का विश्लेषण करके उनके आकार और पैमाने का निर्धारण करना। B होल आसपास के खगोलीय पिंडों पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का अवलोकन करके सौरमंडल में ग्रहों के द्रव्यमान का अनुमान लगाना। C फोल तारों के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में अवशोषण रेखाओं के अध्ययन के माध्यम से उनकी तात्विक संरचना की पहचान करना। D पृथ्वी की कक्षीय गति के विरुद्ध उनकी स्थिति में स्पष्ट बदलाव के आधार पर अपेक्षाकृत निकटवर्ती तारों की दूरियां मापना। सही उत्तर D। व्याख्या: विकल्प D सही है। पैरेलैक्स विधि का उपयोग पास के तारों की दूरी मापने के लिए किया जाता है।
जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो पास के तारे की स्थिति दूर के तारों की तुलना में बदली हुई दिखाई देती है। विकल्प ए, बी और सी क्रमशः रेडशिफ्ट, कक्षीय यांत्रिकी और स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित हैं। Q12 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में असंततता। विवरण 1। कॉनराड असंततता पृथ्वी की ऊपरी और निचली परत को अलग करती है। 2 मोहरोविकिक असंततता पृथ्वी की परपटी और मेंटल को अलग करती है। 3 रेपेटी असंततता पृथ्वी के मेंटल और बाहरी कोर को अलग करती है। 4 गुटेनबर्ग असंततता पृथ्वी के ऊपरी और निचले मेंटल को अलग करती है। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर बी। व्याख्या। युग्म 1 सही है। कॉनराड ऊपरी और निचले क्रस्ट परपटी को अलग करती है। युग्म 2 सही है। मोहरोविकिक मोहो क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा है। युग्म 3 गलत है। रेपेटी ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को अलग करती है। युग्म 4 गलत है। गुटेनबर्ग असंततता मेंटल और कोर को अलग करती है। अतः केवल 2 युग्म सही हैं। Q13 पृथ्वी की परपटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 पृथ्वी की परपटी पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 13% है। 2 ऑक्सीजन पृथ्वी की परपटी में सबसे प्रचुर तत्व है। 3 कार्बन खनिजों के रूप में पृथ्वी की परपटी का लगभग 3% है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? एक होल केवल 1 और 2b केवल 2c केवल 3d 1, 2 और 3। सही उत्तर बी। व्याख्या। कथन 1 गलत है। पृथ्वी की परपटी क्रस्ट पृथ्वी के कुल आयतन का केवल 1% से भी कम, लगभग 0.5% से 1% हिस्सा है। 13% का आंकड़ा गलत है। कथन 2 सही है। ऑक्सीजन पृथ्वी की परपटी में वजन के अनुसार सबसे प्रचुर तत्व लगभग 46.6% है। इसके बाद सिलिकॉन आता है। कथन 3 गलत है। कार्बन परपटी में एक प्रमुख तत्व नहीं है। यह बहुत कम मात्रा लगभग 0.02-0.03% में पाया जाता है। Q14 पृथ्वी के कोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 बाहरी कोर द्रव अवस्था में है जबकि आंतरिक कोर ठोस है। 2 बाहरी कोर में संवहन धाराएं और कोरियोलिस प्रभाव पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। 3 आंतरिक कोर पृथ्वी की सतह के समान गति से घूमता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? ए होल 1, 2 और 3b केवल 2 और 3c केवल 1 और 3d केवल 1 और 2। सही उत्तर डी। व्याख्या। कथन 1 सही है। अत्यधिक तापमान के कारण बाहरी कोर तरल है जबकि अत्यधिक दबाव के कारण आंतरिक कोर ठोस अवस्था में रहता है। कथन 2 सही है। बाहरी कोर के तरल लोहे में उठने वाली संवहन धाराएं और पृथ्वी के घूर्णन कोरियोलिस बल मिलकर जियोडायनेमो की तरह काम करते हैं जिससे चुंबकीय क्षेत्र बनता है। कथन 3 गलत है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार आंतरिक कोर पृथ्वी की सतह की तुलना में थोड़ी अलग गति अक्सर तेज से घूम सकता है जिसे सुपर रोटेशन कहा जाता है। Q15 लड़ाकू विमानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी विमान की पीढ़ी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए होल विमान का आकार और वजन, बी विमान के निर्माण का वर्ष, सी विमान की तकनीकी प्रगति और क्षमताओं का स्तर, डी होल विमान में प्रयुक्त ईंधन की गुणवत्ता। सही उत्तर सी। व्याख्या। विकल्प सी सही है। लड़ाकू विमानों की पीढ़ी जनरेशन उनकी तकनीकी विशिष्टताओं जैसे कि स्टील्थ क्षमता, एवियोनिक्स, रडार सिस्टम और इंजन की शक्ति में आने वाले बड़े सुधारों के आधार पर तय की जाती है। अन्य विकल्प और ए बी डी केवल भौतिक या समय संबंधी जानकारी देते हैं जो पीढ़ी के वर्गीकरण का मुख्य आधार नहीं है। Q16 भूकंपों में पी तरंगों प्राथमिक तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 पी तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं जो पदार्थ को संपीड़ित और विस्तारित करके चलती हैं। 2 ये तरंगें सभी भूकंप तरंगों में सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं। 3 ये तरंगें सभी प्रकार के माध्यमों में समान गति से चलती हैं। ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं? ए होल केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3c केवल 1 और 3d 1, 2 और 3। सही उत्तर ए। व्याख्या। कथन 1 सही है। पी तरंगें ध्वनि तरंगों की तरह अनुदैर्ध्य लॉन्जिट्यूडनल होती हैं और माध्यम में संपीड़न कंप्रेशन पैदा करती हैं। कथन 2 सही है। ये सबसे तेज तरंगें हैं इसलिए सीस्मोग्राफ पर सबसे पहले दर्ज की जाती हैं। कथन 3 गलत है। पी तरंगें ठोस, तरल और गैस तीनों में चल सकती हैं
लेकिन इनकी गति माध्यम के घनत्व के अनुसार बदल जाती है। ठोस में सबसे तेज। Q17 निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी के धनुषाकार प्रघात बो शॉक का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए होल वह क्षेत्र जहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र महासागरीय धाराओं से मिलता है। बी होल वह क्षेत्र जहां सौर वायु पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती है। सी होल वह क्षेत्र जहां पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं। डी होल फोल फोल क्षोभमंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा। सही उत्तर बी। व्याख्या। विकल्प बी सही है। बो शॉक वह सीमा है जहां सूर्य से आने वाली आवेशित कणों की धारा सौर वायु पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर चुंबकीय मंडल से टकराकर धीमी हो जाती है। अन्य विकल्प महासागरीय धाराओं, भूकंप विज्ञान या वायुमंडल की परतों से संबंधित हैं, जो खगोलीय धनुषाकार प्रघात से संबंधित नहीं है। Q18 एक भूवैज्ञानिक संरचना की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। 1. ये एक बड़ा तश्तरी के आकार का आग्नेय अंतर्विंधन है जो ऊपर की ओर अवतल होता है। 2. यह आमतौर पर तब बनता है जब मैग्मा क्षैतिज तलछटी परतों के बीच प्रवेश करता है और फिर अपने भार के कारण केंद्र में धंस जाता है। 3. ये आमतौर पर गैब्रो या बेसॉल्ट जैसी मैफिक चट्टानों से बना होता है। ऊपर दी गई विशेषताएं निम्नलिखित में से किस भूवैज्ञानिक विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन करती हैं? ए होल बाथोलिथ, बी होल लैकोलिथ, सी होल लोपोलिथ, डी होल फैकोलिथ। सही उत्तर सी। व्याख्या। विकल्प सी सही है। लोपोलिथ तश्तरीनुमा सॉसर शेप्ड संरचना होती है। बाथोलिथ विशाल ग्रेनाइट के गुंबद। लैकोलिथ उत्तल गुंबद जैसा आकार ऊपर उठा हुआ। फैकोलिथ लहरदार एंटीक्लाइन सिंक्लाइन संरचनाओं में जमा मैग्मा। Q19 डायस्ट्रोफिज्म पृथ्वी की सतह को पुनः आकार देने की एक प्रक्रिया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डायस्ट्रोफिज्म के उदाहरण हैं? 1. भूकंप। 2. टेक्टोनिक प्लेटों की गति। 3. पर्वतजनित प्रक्रियाएं। 4. एपिरोजेनिक प्रक्रियाएं। 5. ज्वालामुखी विस्फोट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 5, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3, 4 और 5। सही उत्तर सी। व्याख्या। कथन 1, 2, 3 और 4 सही है। डायस्ट्रोफिज्म के अंतर्गत वे सभी प्रक्रियाएं आती हैं जो पृथ्वी की परपटी को हिलाती, ऊपर उठाती या मोड़ती हैं, जैसे पर्वत निर्माण, प्लेट टेक्टोनिक्स और भूकंप। कथन 5 गलत है। ज्वालामुखी विस्फोट को आमतौर पर वॉल्केनिज्म के तहत अलग से वर्गीकृत किया जाता है, न कि डायस्ट्रोफिज्म के तहत। Q20 मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति उपकरण सबसे प्रभावी है? ए. रेपो दर में कमी। बी. नकद आरक्षित अनुपात। CRR में वृद्धि। सी. रिवर्स रेपो दर में कमी। डी. वैधानिक तरलता अनुपात SLR में वृद्धि। सही उत्तर बी। व्याख्या। विकल्प बी सही है। CRR बढ़ाने से बैंकों के पास ऋण देने के लिए नकदी कम हो जाती है, जिससे बाजार में मुद्रा की आपूर्ति घटती है और मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। विकल्प ए और सी रेपो दर कम करने या रिवर्स रेपो कम करने से बाजार में तरलता बढ़ती है, जिससे मुद्रास्फीति और बढ़ सकती है। विकल्प डी SLR वृद्धि भी प्रभावी है, लेकिन CRR सीधे नकद प्रवाह को प्रभावित करने वाला अधिक शक्तिशाली और तत्काल उपकरण माना जाता है। Q21 अम्लीय और क्षारीय लावा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. क्षारीय लावा की तुलना में अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, जिससे ये अधिक शान विस्कस हो जाता है। 2. अम्लीय लावा विस्फोट आमतौर पर क्षारीय लावा की तुलना में अधिक विस्फोटक होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा बाटे से सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर सी। व्याख्या। कथन 1 सही है। अम्लीय फेल्सिक लावा में सिलिका अधिक होने के कारण वह गाढ़ा शान होता है और दूर तक नहीं फैलता। कथन 2 सही है। अधिक गाढ़ा होने के कारण अम्लीय लावा गैसों को फंसा लेता है, जिससे अत्यधिक दबाव बनता है और विस्फोट हिंसक होता है। क्षारीय लावा तरल होता है और शांति से बहता है। Q22 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आई तापमान में कमी के साथ कार्बोनेशन प्रक्रिया तेज हो जाती है। कथन 2 ठंडे पानी में अधिक घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई की व्याख्या करता है। बी कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन आई की व्याख्या नहीं करता है। सी कथन आई सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। डी कथन आई गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर ए। व्याख्या।
दोनों कथन सही हैं। गैसों की पानी में घुलनशीलता कम तापमान पर बढ़ जाती है, चूंकि ठंडे पानी में CO2 अधिक घुलती है, इसलिए ये अधिक प्रभावी कार्बोनिक एसिड बनाती है, जो कार्बोनेशन रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया को तेज कर देता है। Q23 जब चट्टान के खनिज जल सोख लेते हैं तो बढ़ा हुआ आयतन चट्टान के भीतर भौतिक तनाव पैदा करता है, जिससे उसका विघटन होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ए. होल जल अपघटन, बी. विलयन अपक्षय, सी. ऑक्सीकरण, डी. होल जलयोजन। सही उत्तर डी। व्याख्या: विकल्प डी सही है। जलयोजन हाइड्रेशन वो प्रक्रिया है जहां खनिज रासायनिक रूप से जल को सोख लेते हैं और फैल जाते हैं, जिससे चट्टान कमजोर होकर टूट जाती है। जल अपघटन हाइड्रोलिसिस पानी के साथ रासायनिक क्रिया से नए खनिज बनना। ऑक्सीकरण लोहे जैसे खनिजों का ऑक्सीजन से क्रिया कर जंग लगना। Q24 अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किन बलों को महाद्वीपों के विस्थापन के लिए उत्तरदायी माना गया था? 1. चंद्रमा द्वारा उत्पन्न ज्वारीय धाराएं। 2. महाद्वीपीय द्रव्यमानों पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। 3. पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न अपकेंद्रीय बल, पोल फ्लीइंग फोर्स। 4. पृथ्वी के क्रोड से चुंबकीय बल। 5. पृथ्वी के मेंटल में संवहन धाराएं। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 2, 3 और 5, डी केवल 1, 2, 3 और 5। सही उत्तर ए। व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं। वेगनर ने पोल फ्लीइंग फोर्स, अपकेंद्रीय बल और ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स को महाद्वीपों के खिसकने का मुख्य कारण बताया था। कथन 5 संवहन धाराओं कन्वेक्शन करंट्स का सिद्धांत आर्थर होम्स ने दिया था, जिसे वेगनर ने अपने मूल सिद्धांत में शामिल नहीं किया था। Q25 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केसलर सिंड्रोम का सबसे अच्छा वर्णन करता है, जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है? ए. किसी विशाल तारे की मृत्यु के कारण होने वाले उच्च ऊर्जा के अल्पकालिक विस्फोट। बी. फोल पृथ्वी की गति और प्रकाश की गति के संयुक्त प्रभाव के कारण खगोलीय पिंडों की स्थिति में स्पष्ट बदलाव। सी. होल अंतरिक्ष उड़ान के कारण अंतरिक्ष यात्रियों में होने वाले नेत्र और मस्तिष्क संबंधी संरचनात्मक परिवर्तन। डी. अंतरिक्ष मलबे की घटना अंतरिक्ष में एक श्रृंखला प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, जिससे मनुष्यों के लिए अंतरिक्ष का उपयोग लगभग असंभव हो जाता है। सही उत्तर डी। व्याख्या: विकल्प डी सही है। केसलर सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जहां अंतरिक्ष मलबे स्पेस डिब्री के टकराने से और अधिक मलबा पैदा होता है, जिससे लो अर्थ ऑर्बिट लियो में उपग्रहों का संचालन असंभव हो सकता है। अन्य विकल्प सुपरनोवा या स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित हैं। Q26 निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत घटना के प्रमाण हैं? 1. विशाल महासागरों द्वारा अलग किए गए महाद्वीपों पर पौधों और जानवरों के समान जीवाश्म पाए गए हैं। 2. अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की आमने सामने की तटरेखाएं उल्लेखनीय रूप से मेल खाती हैं। 3. ब्राजील तट की प्राचीन चट्टानों की पट्टी पश्चिमी अफ्रीका की चट्टानों से मेल खाती है। 4. आज सभी महाद्वीपों पर समान जलवायु पैटर्न की उपस्थिति। 5. अफ्रीका, भारत और दक्षिण अमेरिका के वर्तमान उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हिमनद जमाव के प्रमाण मिले हैं। दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1, 3 और 4, बी केवल 2, 3 और 5, सी केवल 1, 2, 3 और 5, डी केवल 1, 2, 4 और 5। सही उत्तर सी। व्याख्या: कथन 1, 2, 3 और 5 सही हैं। जीवाश्म जैसे मेसोसॉरस, तटरेखाओं का मिलना जिगसॉ फिट, चट्टानों की आयु में समानता और हिमनद जमाव टिलाइट वेगनर के सिद्धांत के मुख्य प्रमाण थे। कथन 4 गलत है। आज सभी महाद्वीपों पर जलवायु समान नहीं है, बल्कि अलग अलग जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं। सिद्धांत का तर्क ये था कि अतीत में ये क्षेत्र एक ही जलवायु क्षेत्र में थे। Q27 समुद्र तल के फैलाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. समुद्र तल का फैलाव अपसारी प्लेट सीमाओं पर महासागरीय परपटी के विनाश में योगदान देता है। 2. पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के आवधिक व्युत्क्रमण के कारण समुद्र तल पर चुंबकीय धारियां मध्य महासागरीय कटकों के दोनों ओर सम्मित होती हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर बी। व्याख्या: कथन 1 गलत है। समुद्र तल का फैलाव सी फ्लोर स्प्रेडिंग अपसारी सीमाओं पर नई परपटी के निर्माण में योगदान देता है, विनाश में नहीं। विनाश अभिसारी सीमाओं सबडक्शन जोन पर होता है। कथन 2 सही है।
जब नया मैग्मा निकलता है तो वह तत्कालीन चुंबकीय दिशा को दर्ज कर लेता है। चुंबकीय ध्रुवों के पलटने रिवर्सल के कारण कटक के दोनों ओर समान दूरी पर चुंबकीय पट्टियों का पैटर्न एक जैसा सममित मिलता है। Q28 पृथ्वी के स्थलमंडल में लघु प्लेटों और उनके स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। लघु प्लेट स्थान 1, नाज़का प्लेट दक्षिण अमेरिकी प्लेट और प्रशांत प्लेट के बीच 2, कोकोस प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में 3, फूजी प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच 4, फिलीपीन प्लेट एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर बी। व्याख्या युग्म 1 सही है। नाज़का प्लेट दक्षिण अमेरिका के पश्चिम और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। युग्म 2 गलत है। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है। युग्म 3 गलत है। फूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। युग्म 4 सही है। फिलीपीन प्लेट एशियाई महाद्वीप और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। अतः केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं। Q29 टेक्टोनिक प्लेटों की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई ट्रांसफॉर्म प्लेट सीमाओं के साथ कोई भूकंप नहीं आता है। कथन 2 ट्रांसफॉर्म प्लेट सीमाओं पर भू आकृति का निर्माण या विनाश नहीं होता है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई की व्याख्या करता है। बी होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2 कथन आई की व्याख्या नहीं करता है। सी होल कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी होल कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर डी। व्याख्या कथन आई गलत है। ट्रांसफॉर्म सीमाओं जहां प्लेटें एक दूसरे के बगल से खिसकती हैं पर घर्षण के कारण अक्सर भूकंप आते हैं जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट। कथन 2 सही है। इन सीमाओं को संरक्षी सीमाएं कहा जाता है क्योंकि यहां न तो नई परपटी बनती है और न ही पुरानी का विनाश होता है। Q30 निम्नलिखित में से कौन से देश सीरिया के साथ सीमा साझा करते हैं? ए होल जॉर्डन तुर्की सऊदी अरब इजराइल, बी होल तुर्की लेबनान इराक इजराइल, सी होल इजराइल आर्मेनिया तुर्की इराक, डी होल सऊदी अरब लेबनान जॉर्डन कुवैत। सही उत्तर बी। व्याख्या विकल्प बी सही है। सीरिया की सीमाएं तुर्की उत्तर, इराक पूर्व, जॉर्डन दक्षिण, इजराइल दक्षिण पश्चिम और लेबनान पश्चिम से लगती हैं। सऊदी अरब, आर्मेनिया और कुवैत की सीमा सीरिया से नहीं मिलती है। Q31 निम्नलिखित भू आकृतियों पर विचार कीजिए। 1 ज्वालामुखी, 2 महासागरीय खाइयाँ, 3 वलित पर्वत, 4 द्वीपचाप, 5 भ्रंश घाटी। उपर्युक्त भू आकृतियों में से कितनी सामान्यतः महाद्वीप महासागर CO अभिसरण पर पाई जाती हैं? ए होल केवल 2, बी होल केवल 3, सी होल केवल 4, डी होल सभी 5। सही उत्तर सी। व्याख्या सही भू आकृतियाँ 1, 2, 3, 4 जब एक महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे दबती है तो ज्वालामुखी, गहरी खाइयाँ ट्रेंचेस, वलित पर्वत जैसे एंडीज और द्वीपचाप आइलैंड आर्क्स बनते हैं। भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली यह आमतौर पर अपसारी डाइवर्जेंट सीमाओं पर बनती है, अभिसरण पर नहीं। अतः 4 आकृतियां सही हैं। Q32 निम्नलिखित में से कौन सी निक्षेपणीय मरुस्थलीय भू आकृतियां हैं? 1 रेत के टीले, 2 लोएस, 3 बरखान, 4 हुडू, 5 मेसा। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2, 3, 4 और 5, डी केवल 3, 4 और 5। सही उत्तर बी। व्याख्या 1, 2 और 3 सही हैं। रेत के टीले ड्यून्स, लोएस लूस और बरखान बारचंस पवन द्वारा मिट्टी रेत के निक्षेपण जमाव से बनते हैं। 4 और 5 गलत हैं। हुडू हुडूज और मेसा मेसा जल और पवन के अपर्दन कटाव से बनी आकृतियां हैं। Q33 हिमनदीय भू आकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भू आकृति विशेषताएं 1 अरीत अरेटे एक सपाट तल और खड़ी ढलानों वाली पर्वत श्रृंखला में बना खोखला बेसिन। 2 सर्क कोरी सर्क खड़ी ढलानों वाला नुकीला शिखर जिस पर हिमनदीय गतिविधि 2 ओर से कटाव कर रही है। 3 ड्रमलिन ड्रमलिन टिल मैदान में उल्टी नाव के आकार का निक्षेपण। 4 केटल होल केटल होल्स टिल मैदान की सामग्री के स्थानीय अवनमन के कारण निर्मित बेसिन। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर बी। व्याख्या। युग्म एक गलत है। अरीत एक नुकीली, आरी जैसी पहाड़ी चोटी होती है, बेसिन नहीं। युग्म 2 गलत है। सर्क एक कटोरे जैसा बेसिन अवनमन होता है। युग्म 1 और 2 के विवरण आपस में बदल दिए गए हैं। युग्म 3 सही है। ड्रमलिन को अंडों की टोकरी जैसी स्थलाकृति भी कहते हैं, जो उल्टी नाव जैसी दिखती है। युग्म 4 सही है। केटल होल बर्फ के टुकड़ों के दबने और बाद में पिघलने से बने गड्ढे हैं, अतः केवल 2 युग्म सही हैं। Q34। भूवैज्ञानिक शब्दावली में सिवनी क्षेत्र फ्यूचर जोन शब्द का क्या अर्थ है? ए। एक रेखीय दरार जहां अपसारी प्लेटों के बीच नई महासागरीय परत बनती है। बी। पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अपर्दन के कारण बनी एक गहरी वलित घाटी। सी। एक संघट्ट सीमा जहां अलग अलग विवर्तनिक प्लेटें आपस में जुड़ गई हैं। डी। आसन्न अवसादी घाटियों के बीच तलछट के धंसने से बना एक अवसाद। सही उत्तर सी। व्याख्या। विकल्प सी सही है। सिवनी क्षेत्र वह रेखा या क्षेत्र है जहां 2 महाद्वीपीय प्लेटें टकराकर आपस में वेल्ड या जुड़ जाती हैं, जैसे हिमालय में इंडस सांगपो सिवनी क्षेत्र। अन्य विकल्प रिफ्टिंग या सामान्य घाटियों से संबंधित हैं। Q35। भारत में रिश्वतखोरी के अपराध से संबंधित कानूनी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1। भारत में रिश्वत देने मात्र से ही दंडनीय अपराध माना जाता है, भले ही रिश्वत स्वीकार न की गई हो। 2। भारत में रिश्वतखोरी से संबंधित अपराधों को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा बाट से सही है? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल नहीं तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर ए। व्याख्या। कथन 1 सही है। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत रिश्वत देना अब एक विशिष्ट अपराध है, चाहे वो स्वीकार की गई हो या नहीं। कथन 2 गलत है। इस अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी के लिए सजा की अवधि आमतौर पर 3 से 7 वर्ष है। 10 वर्ष की न्यूनतम सजा का सामान्य प्रावधान नहीं है। Q36। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार करें। 1। सिएरा नेवादा पर्वत। 2। एंडीज पर्वत। 3। अपलेशियन पर्वत। 4। यूराल पर्वत। 5। वॉस्जेस पर्वत उपरोक्त में से कितने वलित पर्वतों फोल्ड माउंटेन्स के उदाहरण हैं? ए होल केवल 2, बी होल केवल 3, सी होल केवल 4, डी होल सभी 5। सही उत्तर बी। व्याख्या। वलित पर्वत 2, 3, 4 एंडीज अपलेशियन और यूराल वलित पर्वत हैं। ब्लॉक पर्वत 1, 5 सिएरा नेवादा और वॉस्जेस भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण हैं, अतः केवल 3 वलित पर्वत हैं। Q37। निम्नलिखित झीलों पर विचार करें। 1। बैकाल झील। 2। टंगानिका झील। 3। सुपीरियर झील। ऊपर दी गई झीलों में क्या समानता है? ए। सभी मीठे पानी की रिफ्ट घाटी झीलें हैं। बी होल सभी हिमयुग के दौरान बनी हिमनद झीलें हैं। सी। सभी ज्वालामुखी गतिविधि से बनी क्रेटर झीलें हैं। डी। सभी खारे पानी की झीलें हैं जिनका कोई निकास नहीं है। सही उत्तर ए। व्याख्या। विकल्प ए सही है। बैकाल रूस, टंगानिका अफ्रीका और सुपीरियर उत्तरी अमेरिका तीनों ही मीठे पानी की झीलें हैं और भूगर्भीय दरार या रिफ्टिंग प्रक्रियाओं से जुड़ी हैं। विकल्प बी गलत है, क्योंकि बैकाल और टंगानिका मुख्य रूप से रिफ्ट झीलें हैं, केवल हिमनद से नहीं बनी। Q38। गर्म झरनों और गीजरों की भूतापीय विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आई। गर्म झरने आमतौर पर गर्म भूजल के रूप में बिना किसी हिंसक विस्फोट के पृथ्वी की सतह पर उभरते हैं, जबकि भूमिगत कक्षों में दबाव बढ़ने के कारण गीजर समय समय पर और बलपूर्वक फटते हैं। 2। गीजर आमतौर पर उच्च ज्वालामुखी गतिविधि वाले विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जबकि गर्म झरनों का वैश्विक वितरण व्यापक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए होल केवल आई, बी होल केवल 2, सी होल आई और 2, दोनों डी होल न तो आई और नहीं 2। सही उत्तर सी। व्याख्या। कथन आई सही है। गर्म झरने हॉट स्प्रिंग्स शांति से बहते हैं, जबकि गीजर गाइजर्स संकीर्ण नलियों में दबाव बढ़ने के कारण फव्वारे की तरह विस्फोटक रूप से फूटते हैं। कथन 2 सही है। गीजर के लिए बहुत विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जैसे ओल्ड फेथफुल अमेरिका, जबकि गर्म झरने दुनिया में कहीं भी जहां भूजल गर्म चट्टानों के संपर्क में आता है मिल सकते हैं।
Q39 निम्नलिखित चट्टानों पर विचार करें। आई ग्रेनाइट 2, स्लेट 3, बेसॉल्ट आईवी संगमरमर। वी बलुआ पत्थर उपरोक्त में से कितने कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल केवल 4। सही उत्तर बी। व्याख्या: कायांतरित चट्टानें 2 और आईवी स्लेट और संगमरमर कायांतरित मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं। स्लेट शेल से और संगमरमर चूना पत्थर से बनता है। ग्रेनाइट और बेसॉल्ट आई और 3 ये आग्नेय इग्नियस चट्टानें हैं। बलुआ पत्थर ऑनवी यह एक अवसादी सेडिमेंट्री चट्टान है। Q40 नोरोवायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है जो आंत्रशोथ गैस्ट्रोएंटेराइटिस का कारण बनता है। 2. अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर नोरोवायरस संक्रमण के खिलाफ सबसे प्रभावी निवारक उपाय माने जाते हैं। 3. वर्तमान में नोरोवायरस के खिलाफ कोई टीका उपलब्ध नहीं है। ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं? ए होल केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर बी। व्याख्या: कथन 1 और 3 सही है। नोरोवायरस उल्टी और दस्त का कारण बनता है और बहुत तेजी से फैलता है। इसके लिए अभी तक कोई स्वीकृत वैक्सीन नहीं है। कथन 2 गलत है। नोरोवायरस पर अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर बहुत प्रभावी नहीं होते। इसके लिए साबुन और पानी से हाथ धोना सबसे अच्छा उपाय है। Q41 अवसादी चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आई अवसादी चट्टानें बलुआ पत्थर, शेल और कॉन्ग्लोमरेट जैसे अवसादों के संघनन और सीमेंटीकरण द्वारा शिलाकरण लिथिफिकेशन द्वारा बनती हैं। 2. अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं क्योंकि ये झीलों, महासागरों और नदियों जैसे निक्षेपण वातावरण में बनते हैं। 3. अवसादी चट्टानों में स्तरीकरण और क्रॉस बेडिंग जैसी विशेषताएं पिछले निक्षेपण वातावरण और पुराधाराओं को प्रकट करती हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए होल केवल आई और 2, बी होल केवल 2 और 3, सी होल केवल आई और 3, डी होल आई 2 और 3। सही उत्तर डी। व्याख्या: सभी कथन सही हैं। अवसादी चट्टानें परतों लेयर्स में बनती हैं और उनमें प्राचीन पौधों, जानवरों के अवशेष, जीवाश्म सुरक्षित रह जाते हैं। क्रॉस बेडिंग जैसी संरचनाएं हवा या पानी के प्राचीन बहाव की दिशा दर्शाती हैं। Q42 नदी प्रणाली के विकास के चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित भू आकृतियों पर विचार करें। 1. गॉज 2. मियांडर 3. बाढ़ का मैदान 4. डेल्टा 5. तटबंध। उपरोक्त में से कितनी भू आकृतियां नदी के परिपक्व या वृद्धावस्था के दौरान बनती हैं? ए होल केवल 2, बी होल केवल 3, सी होल केवल 4, डी होल सभी 5। सही उत्तर सी। व्याख्या: परिपक्व वृद्धावस्था की आकृतियां 2, 3, 4, 5 मियांडर विसर्प, बाढ़ के मैदान, डेल्टा और प्राकृतिक तटबंध नदी के निचले या मध्य भागों में बनते हैं जहां गति धीमी होती है। गॉज 1 यह युवावस्था की आकृति है जहां नदी गहरी घाटी काटती है, अतः 4 आकृतियां सही हैं। Q43 कास्ट स्थलाकृति के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। 1. भारी वर्षा 2. सतही जल निकासी का अभाव 3. अपारगम्य चट्टानों की उपस्थिति 4. चट्टानों में सुविकसित जोड़ और दरारें 5. चूना पत्थर जैसी घुलनशील चट्टानों की उपस्थिति। उपरोक्त में से कितनी स्थितियां कास्ट स्थलाकृति के विकास के लिए अनुकूल हैं? ए होल केवल 2, बी होल केवल 3, सी होल केवल 4, डी होल सभी 5। सही उत्तर सी। व्याख्या: अनुकूल स्थितियां 1, 2, 4, 5 चूना पत्थर का होना, जोड़ों का विकास और पर्याप्त वर्षा कास्ट गुफाओं वाली भूमि के लिए जरूरी है। कथन 3 गलत है। कास्ट के लिए चट्टानों का पारगम्य परमिएबल होना जरूरी है ताकि पानी अंदर जा सके। अपारगम्य चट्टानें इसका विकास रोकती हैं, अतः 4 स्थितियां सही हैं। Q44 निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तानी भू आकृतियों के संदर्भ में प्लाया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए होल वायु अपर्दन से निर्मित ऊंचे पठार, बी होल वायु क्रिया द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार रेत के टीले, सी होल रेगिस्तानी घाटियों में पाई जाने वाली उथली अस्थायी झीलें जो अक्सर नमक जमा छोड़ जाती हैं, डी होल शुष्क क्षेत्र में पाए जाने वाले भूमिगत जलभृत। सही उत्तर सी। व्याख्या: विकल्प सी सही है। प्लाया रेगिस्तानी क्षेत्रों में अल्पकालिक झीलें होती हैं जो सूखने पर नमक की परत छोड़ देती हैं। विकल्प बी इसे बरखान कहा जाता है। Q45 नैफिथ्रोमाइसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. यह भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है जो दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया को लक्षित करता है। 2. इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन गलत है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल ना हो तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर बी। व्याख्या: कथन एक सही है। नाफिथ्रोमाइसिन भारत में विकसित एक महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक है। कथन 2 गलत है। इसे मुख्य रूप से वॉकहार्ट जैसी कंपनियों द्वारा विकसित किया गया है, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा नहीं। प्रश्न में गलत पूछा गया है, इसलिए उत्तर बी है। Q46 समाचारों में हाल ही में आई ज्वालामुखी गतिविधि के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ज्वालामुखी, देश 1, माउंट लेवोटोबी, इंडोनेशिया 2, माउंट एटना, इटली 3, माउंट ईबू, जापान 4, किलाउआ, संयुक्त राज्य अमेरिका। उपरोक्त युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर बी। व्याख्या: युग्म 1, 2 और 4 सही हैं। माउंट लेवोटोबी इंडोनेशिया में है, एटना इटली में और किलाउआ हवाई यूएसए में है। युग्म 3 गलत है। माउंट ईबू भी इंडोनेशिया में स्थित है, जापान में नहीं। Q47 निम्नलिखित में से कौन सा हाईलैंड हिमनद में निर्मित फ्योर्ड भू आकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए होल हिमनद के शीर्ष पर बना एक कटोरे के आकार का गड्ढा, बी हिमनद द्वारा निक्षेपित मलबे का एक कटक जैसा संचय, सी उच्च अक्षांशीय तटों पर समुद्री जल से डूबी एक खड़ी ढलान वाली गहरी यू आकार की घाटी, डी हिमनद के नीचे पिघले पानी की धाराओं द्वारा निर्मित रेत और बजरी की एक घुमावदार कटक। सही उत्तर सी। व्याख्या: विकल्प सी सही है। फ्योर्ड वे यू आकार की घाटियां हैं जो हिमनद के पिघलने के बाद समुद्र के पानी से भर जाती हैं। विकल्प ए, इसे सर्क कहते हैं। विकल्प डी, इसे एस्कर कहते हैं। Q48 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आई, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक प्रबल और भूमध्य रेखा पर दुर्बल होता है। कथन 2, पृथ्वी का आकार ध्रुवों पर थोड़ा चपटा और भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई की व्याख्या करता है। बी, कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2 कथन आई की व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर ए। व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम है क्योंकि वो वहां चपटी है, इसलिए ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। भूमध्य रेखा पर उभार के कारण केंद्र से दूरी अधिक है जिससे गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। Q49 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आईडीएल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ग्रीनविच रेखा के लगभग अनुगमन करने वाली एक काल्पनिक रेखा है। 2. पूर्व से पश्चिम की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने वाले यात्री को 1 दिन का लाभ होता है, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर इसे पार करने पर 1 दिन का नुकसान होता है। 3. बेरिंग सागर, फिजी और टोंगा के पास अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अपने सीधी रेखा पथ से महत्वपूर्ण रूप से विचलित हो जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? 1 होल केवल 3B केवल 1 और 3C केवल 2 और 3D 1, 2 और 3। सही उत्तर ए। व्याख्या: कथन 1 गलत है। ये ग्रीनविच 0 डिग्री नहीं बल्कि 180 डिग्री देशांतर के पास है। कथन 2 गलत है। पूर्व से पश्चिम पार करने पर 1 दिन जोड़ा जाता है नुकसान और पश्चिम से पूर्व जाने पर 1 दिन कम किया जाता है लाभ। कथन 3 सही है। देशों के समय को एक समान रखने के लिए इस रेखा को कई जगह मोड़ा गया है। Q50 प्रोबा 3 मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह वैज्ञानिकों को सूर्य के कोरोना का अवलोकन करने में सक्षम बनाएगा, जो आमतौर पर सूर्य की तीव्र चमक से ढका हुआ क्षेत्र होता है। 2. इसे फ्रेंच गुयाना के कोरू से एरियन 5 लॉन्चर के माध्यम से लॉन्च किया गया था। 3. यह मिशन हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं द्वारा संचालित 2 उपग्रहों का उपयोग करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए होल केवल 1 और 3B केवल 1, सी होल केवल 2 और 3D केवल 3। सही उत्तर बी। व्याख्या: कथन 1 सही है। प्रोबा 3 ESA का मिशन 2 उपग्रहों का उपयोग करके एक कृत्रिम ग्रहण बनाएगा ताकि सूर्य के बाहरी वातावरण कोरोना का अध्ययन किया जा सके। कथन 2 गलत है। इसे भारत के PSLV-C-59 रॉकेट द्वारा इसरो के माध्यम से लॉन्च किया गया है।
कथन 3 गलत है। यह मुख्य रूप से ईंधन कोशिकाओं पर आधारित नहीं है। केवल कथन 1 पूरी तरह सटीक है। Q51 यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो इसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ग्रह पर हर जगह दिन और रात की अवधि बराबर हो जाएगी। 2. पृथ्वी के एक तरफ निरंतर दिन का प्रकाश रहेगा और दूसरी तरफ निरंतर अंधकार रहेगा। 3. ऋतुएं नहीं होंगी। 4. कोरियोलिस प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर बी। व्याख्या: कथन 2 सही है। यदि घूर्णन रोटेशन रुक जाए तो पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने है वहां हमेशा दिन रहेगा और विपरीत हिस्से में हमेशा रात। कथन 4 सही है। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही उत्पन्न होता है, अतः घूर्णन रुकने पर यह समाप्त हो जाएगा। कथन 1 गलत है। दिन और रात का चक्र ही समाप्त हो जाएगा, बराबर अवधि का प्रश्न ही नहीं उठता। कथन 3 गलत है। ऋतुएं पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा रेवोल्यूशन के कारण होती हैं, न कि केवल घूर्णन के कारण। Q52 दक्षिणी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. दक्षिणी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति दिसंबर के उत्तरार्ध में आमतौर पर 21 या 22 दिसंबर के आसपास होती है। 2. इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। 3. उसी दिन आर्कटिक वृत्त में 24 घंटे दिन का उजाला होता है, जबकि अंटार्कटिक वृत्त में 24 घंटे अंधेरा रहता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? ए होल केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी होल केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर सी। व्याख्या: कथन 2 सही है। 21/22 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति होती है, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति होती है, जिससे वहां दिन सबसे छोटा होता है। कथन 3 सही है। जून संक्रांति पर उत्तरी ध्रुव आर्कटिक सूर्य की ओर झुका होता है, 24 घंटे उजाला, और दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक सूर्य से दूर, 24 घंटे अंधेरा। कथन 1 गलत है। दक्षिणी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति जून में होती है, दिसंबर में वहां ग्रीष्म संक्रांति होती है। Q53 वायुमंडल में जलवाष्प वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवाष्प की सांद्रता अधिक होती है। 2. जलवाष्प सूर्य से सूर्यातप को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3. ऊंचाई के साथ जलवाष्प की सांद्रता तेजी से घटती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? ए होल केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी होल केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर सी। व्याख्या: कथन 2 और 3 सही हैं। जलवाष्प एक प्रमुख ग्रीनहाउस गैस है जो सौर विकिरण को अवशोषित करती है। यह भारी होती है और वायुमंडल के निचले स्तरों तक सीमित रहती है, इसलिए ऊंचाई के साथ तेजी से घटती है। कथन 1 गलत है। गर्म हवा अधिक नमी रोक सकती है, इसलिए भूमध्य रेखा पर जलवाष्प सबसे अधिक और ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे कम होती है। Q54 पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में क्षोभमंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आई, ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की मोटाई अधिक होती है। कथन 2, भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहन धाराओं के कारण ऊष्मा ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक ऊंचाई तक पहुंचती है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई की व्याख्या करता है। बी होल, कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन आई की व्याख्या नहीं करता है। सी. कथन आई सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। डी. कथन आई गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर ए। व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। भूमध्य रेखा पर तीव्र गर्मी के कारण गर्म हवा ऊपर उठती है, संवहन, जिससे क्षोभमंडल ट्रोपोस्फीयर की सीमा लगभग 18 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, जबकि ध्रुवों पर यह केवल 8-9 किलोमीटर होती है। कथन 2 इसका सटीक कारण स्पष्ट करता है। Q55 वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल MuleHunter.ai का लिंक निम्नलिखित में से किसकी एक पहल है? ए. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI, बी. रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH, सी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI, डी. भारतीय स्टेट बैंक SBI। सही उत्तर बी। व्याख्या: विकल्प बी सही है। MuleHunter.ai का लिंक को RBI इनोवेशन हब द्वारा विकसित किया गया है,
ताकि म्यूल अकाउंट्स धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाले खाते का पता लगाकर डिजिटल धोखाधड़ी को रोका जा सके। Q56 पृथ्वी के वायुमंडल की परतों के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। वायुमंडल की परतें, तापमान परिवर्तन की प्रकृति, महत्व 1। मध्यमंडल, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, इस परत में उल्कापिंडों का जलना 2। समताप मंडल, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, सूर्य के पराबैंगनी UV विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा 3। बाह्यमंडल, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। उपरोक्त पंक्तियों में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही ढंग से मेल खाती है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। सही उत्तर A। व्याख्या, पंक्ति 3 सही है। बाह्यमंडल थर्मोस्फेयर आयोनोस्फेयर में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है और यहाँ ऑरोरा ध्रुवीय ज्योति की घटनाएं होती हैं। पंक्ति 1 गलत है। मध्यमंडल मेसोस्फीयर में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ये सबसे ठंडी परत है, हालांकि उल्कापिंड यहाँ जलते हैं। पंक्ति 2 गलत है। समतापमंडल स्ट्राटोस्फीयर में ओजोन परत द्वारा ऊर्जा अवशोषण के कारण ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, अतः केवल एक पंक्ति 3 सही है। Q57 भारतीय जलवायु के संदर्भ में लू नामक एक स्थानीय पवन मुख्यतः किसके कारण बनती है? A अभिवहन एडवेक्शन, B संवहन कन्वेक्शन, C चालन कंडक्शन, D स्थलीय विकिरण। सही उत्तर A। व्याख्या, विकल्प A सही है। अभिवहन एडवेक्शन का अर्थ है हवा का क्षैतिज हॉरिजॉन्टल संचलन। लू उत्तर भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, जो ऊष्मा के क्षैतिज स्थानांतरण का परिणाम है। Q58 वैश्विक जलवायु प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। 1 अक्षांश, 2 देशांतर, 3 सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, 4 महासागरीय धाराओं की उपस्थिति, 5 वायु राशि का परिसंचरण। उपर्युक्त कारकों में से कितने पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर तापमान के वितरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं? A होल केवल 2, B होल केवल 3, C होल केवल 4, D होल सभी 5। सही उत्तर B। व्याख्या, प्रभावित करने वाले कारक 1, 4, 5 अक्षांश सूर्य की किरणों का कोण, महासागरीय धाराएं, गर्म ठंडी और वायुराशियां तापमान वितरण के मुख्य कारक हैं। 2 देशांतर, इसका तापमान वितरण पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, ये केवल समय निर्धारित करता है। 3 दूरी, पेरिहेलियन एफेलियन के दौरान सूर्य से दूरी बदलती है, लेकिन यह विभिन्न स्थानों के बीच तापमान वितरण के अंतर का मुख्य कारण नहीं है, अतः केवल 3 कारक प्रभावी हैं। Q59 वायुमंडल में धूल कणों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन I भूमध्यरेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में धूल कण अधिक सांद्रता में पाए जाते हैं। कथन 2 उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में भूमध्यरेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक शुष्क हवाएं चलती हैं। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? A कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन I की सही व्याख्या है। B कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन I की सही व्याख्या नहीं है। C कथन I सही है लेकिन कथन 2 गलत है। D कथन I गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर A। व्याख्या, दोनों कथन सही हैं। भूमध्य रेखा पर भारी वर्षा धूल कणों को नीचे बैठा देती है, जबकि ध्रुवों पर बर्फ इसे ढक लेती है। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, रेगिस्तानों के पास में शुष्क हवाओं के कारण धूल कण हवा में अधिक रहते हैं। Q60 विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक FCNRB जमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 ये मुख्य रूप से अनिवासी भारतीयों NRI द्वारा भारतीय बैंकों में विदेशी मुद्राओं में रखी गई सावधि जमाएं हैं। 2 इन जमाओं पर अर्जित ब्याज भारत में आयकर से मुक्त है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर C। व्याख्या, दोनों कथन सही हैं। FCNRB खाते केवल विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर पाउंड में रखे जाते हैं। इनके द्वारा कमाया गया ब्याज भारत में टैक्स फ्री होता है, जो NRI निवेश को बढ़ावा देने के लिए है। Q61 निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों पर विचार करें। 1 आबनूस एबोनी, 2 महोगनी, 3 साल, 4 शीशम, 5 सागौन, टीक। उपरोक्त वृक्ष प्रजातियों में से कितनी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती हैं? A होल केवल 2,
बी होल केवल 3, सी होल केवल 4, डी होल सभी 5। सही उत्तर ए। व्याख्या। सदाबहार वन 1 और 2, आबनूस, महोगनी और रोजवुड सदाबहार वनों के उदाहरण हैं। पर्णपाती वन 3, 4, 5, साल, शीशम और सागौन, टीक, उष्णकटिबंधीय पर्पटी वनों डिसिजुअस फॉरेस्ट्स की मुख्य प्रजातियां हैं जो शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अतः केवल 2 सही हैं। Q62 रेगिस्तानी पौधों ज़ीरोफाइट्स के अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें शुष्क वातावरण में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं? 1. मोटी क्यूटिकल्स, 2. अभेद्य आवरण वाले कठोर बीज, 3. रसीले तने, 4. C3 प्रकाश संश्लेषण पथ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर ए। व्याख्या। कथन 1, 2 और 3 सही हैं। मरुद्भिद ज़ीरोफाइट्स पौधों में पानी बचाने के लिए पत्तियों पर मोम जैसी मोटी क्यूटिकल होती है। इनके तने रसीले होते हैं जो पानी जमा करते हैं और बीज कठोर होते हैं ताकि वे लंबे समय तक सुप्त अवस्था में रह सकें। कथन 4 गलत है। रेगिस्तानी पौधे आमतौर पर C4 या कैम क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पथ का उपयोग करते हैं जो उन्हें कम पानी में प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करता है। C3 पथ जल कुशल नहीं होता। Q63 वैश्विक घास के मैदानों के पारिस्थितिक तंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित घास के मैदानों पर विचार करें। 1. पंपास, 2. वेल्ड्स, 3. प्रेरीज, 4. लानोज, 5. डाउन्स, 6. कैंपोज उपरोक्त में से कितने समशीतोष्ण घास के मैदानों के रूप में वर्गीकृत हैं? ए खोल केवल 3, बी केवल 4, सी खोल केवल 5, डी सभी 6। सही उत्तर बी। व्याख्या। समशीतोष्ण घास के मैदान 1, 2, 3, 5 पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड्स दक्षिण अफ्रीका, प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया ठंडे मध्यम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान 4, 6 लानोस वेनेजुएला और कैंपोस ब्राजील सवाना प्रकार के गर्म जलवायु वाले मैदान हैं। अतः 4 विकल्प सही हैं। Q64 टैगा या बोरियल वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. टैगा पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्थलीय बायोम है। 2. इन वनों में स्प्रूस, देवदार और चीड़ जैसी शंकुधारी वृक्ष प्रजातियों का प्रभुत्व है। 3. धीमी अपघटन दर और मोटी ह्यूमस परतों के कारण टैगा क्षेत्रों की मिट्टी आमतौर पर पोषक तत्वों से भरपूर होती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए कोल केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर बी। व्याख्या। कथन 1 और 2 सही हैं। टैगा दुनिया का सबसे विस्तृत स्थलीय बायोम है जो उत्तरी गोलार्ध में फैला है। यहाँ मुख्य रूप से शंकुधारी कॉनिफरस वन पाए जाते हैं। कथन 3 गलत है। यहाँ तापमान बहुत कम होने के कारण अपघटन डिकॉम्पोजिशन बहुत धीमा होता है जिससे मिट्टी अम्लीय और पोषक तत्वों में कम पॉडजोल सॉइल होती है, न कि भरपूर। Q65 समाचारों में अक्सर उल्लिखित उग्रवादी समूहों और उनके संबद्ध देशों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उग्रवादी समूह देश प्राथमिक आधार 1 हमास लेबनान 2 हूथी यमन 3 हिजबुल्लाह फिलिस्तीन। उपरोक्त युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ए वोल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 2 और 3। सही उत्तर बी। व्याख्या। युग्म 2 सही है। हूथीस मुख्य रूप से यमन में सक्रिय एक विद्रोही समूह है। युग्म 1 गलत है। हमास मुख्य रूप से फिलिस्तीन गाजा पट्टी में सक्रिय है। युग्म 3 गलत है। हिजबुल्लाह मुख्य रूप से लेबनान में स्थित है। Q66 सवाना क्षेत्र में वनस्पति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सवाना में वनस्पति घास और बिखरे हुए पेड़ों के मिश्रण से बनी है। 2. सवाना के प्रमुख वृक्षों में छतरी के आकार की छतरियां और मोटी छाल होती है जो गर्मी और आग को रोकती है। 3. इस क्षेत्र की घासें आमतौर पर ऊंची खुरदरी होती हैं और शुष्क मौसम में जीवित रहने के लिए गहरी जड़ें रखती हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? ए कोल केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर डी। व्याख्या। सभी कथन सही हैं। सवाना एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है जहां घास और छितरे हुए पेड़ होते हैं। यहाँ के पेड़ों जैसे बबूल ने आग और सूखे से बचने के लिए मोटी छाल और छतरी जैसा आकार विकसित किया है।
हाथियों द्वारा खाई जाने वाली घासें एलिफेंट ग्रास भी यहाँ की विशेषता हैं। Q67 निम्नलिखित सतहों को एल्बिडो के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। 1. खुला महासागर। 2. रेगिस्तानी रेत। 3. पर्णपाती वृक्ष। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। A 123 B 213 C 231 D 321। सही उत्तर C। व्याख्या। सही क्रम 231। एल्बिडो का अर्थ है परावर्तन की शक्ति। रेगिस्तानी रेत का एल्बिडो सबसे अधिक होता है, ज्यादा प्रकाश लौटाती है। उसके बाद पर्णपाती वृक्ष, पेड़ पौधे आते हैं और खुला महासागर सबसे कम एल्बिडो रखता है क्योंकि पानी अधिकांश सौर ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। Q68 निम्नलिखित जलडमरू मध्यों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। 1. जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। 2. डोवर जलडमरू मध्य। 3. डार्डनेल्स जलडमरू मध्य। 4. बोस्फोरस जलडमरू मध्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। A 2134 B 2143 C 1234 D 1243। सही उत्तर C। व्याख्या। पश्चिम से पूर्व का सही क्रम। सबसे पश्चिम में जिब्राल्टर, अटलांटिक और भूमध्य सागर के बीच है, फिर डॉवर, इंग्लिश चैनल के पास, उसके बाद डार्डनेल्स, भूमध्य सागर से मरमारा सागर, और सबसे पूर्व में बोस्फोरस, मरमारा सागर से काला सागर स्थित है। Q69 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन I महासागरों पर दैनिक तापमान सीमा स्थल खंडों की तुलना में काफी कम है। कथन 2 जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है और जल का ऊर्ध्वाधर मिश्रण होता है जिससे तापमान में परिवर्तन कम होता है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? A कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन I की सही व्याख्या है। B कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2 कथन I की सही व्याख्या नहीं है। C कथन I सही है लेकिन कथन 2 गलत है। D कथन I गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर A। व्याख्या। दोनों कथन सही हैं। पानी धीरे गर्म और धीरे ठंडा होता है, विशिष्ट ऊष्मा। साथ ही पानी की लहरों के कारण गर्मी गहराई तक फैल जाती है। इसके विपरीत जमीन जल्दी गर्म और ठंडी होती है, इसलिए समुद्र पर दिन और रात के तापमान का अंतर, दैनिक तापांतर बहुत कम होता है। Q70 समाचारों में अक्सर देखी जाने वाली मुक्त और खुला हिंद प्रशांत FOIP रणनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? A ये भारत द्वारा 2016 में शुरू की गई एक कूटनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। B हिंद प्रशांत देशों के बीच आर्थिक साझेदारी समझौतों EPA जैसे समझौतों के माध्यम से संपर्क बढ़ाना और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना इस पहल के स्तंभों में से एक है। इसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और अन्य दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे समान विचारधारा वाले देशों के साथ सुरक्षा साझेदारी को गहरा करना है। DFOIP रणनीति हिंद प्रशांत क्षेत्र में पनडुब्बी केबल नेटवर्क और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देती है। सही उत्तर A। व्याख्या। विकल्प A गलत है। मुक्त और खुला हिंद प्रशांत FOIP की अवधारणा का श्रेय मुख्य रूप से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया जाता है, न कि इसे केवल भारत ने 2016 में शुरू किया था। भारत इसका एक महत्वपूर्ण भागीदार है, लेकिन संस्थापक मूल विचार जापानी कूटनीति से आया था। Q71 निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। 1. सौर विकिरण द्वारा पृथ्वी की सतह का असमान तापन। 2. महासागरीय सतह पर बहने वाली प्रचलित हवाएं। 3. जल द्रव्यमान पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल। 4. पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल। उपरोक्त कारकों में से कितने महासागरीय धाराओं की दिशा और वेग को प्रभावित करते हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। सही उत्तर D। व्याख्या। सभी 4 कारक सही हैं। तापमान का अंतर घनत्व बदलता है, हवाएं पानी को ढकेलती हैं, गुरुत्वाकर्षण ढलान बनाता है और कोरियोलिस बल धाराओं को मोड़ने, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर का काम करता है। ये सभी मिलकर धाराओं को नियंत्रित करते हैं। Q72 अन्य महासागरीय तल विशेषताओं के संबंध में महाद्वीपीय उभार कॉन्टिनेंटल राइज कहाँ स्थित है? A होल अगाध मैदान और महासागरीय खाई के बीच। B महाद्वीपीय शेल्फ और महाद्वीपीय ढलान के बीच। C होल महाद्वीपीय ढलान और अगाध मैदान के बीच। D होल मध्य महासागरीय कटक और महाद्वीपीय ढलान के बीच। सही उत्तर C। व्याख्या। विकल्प C सही है। महाद्वीपीय उभार राइज वह क्षेत्र है जहां महाद्वीपीय ढलान स्लोप समाप्त होती है और गहरे समुद्र का सपाट मैदान अबिसल प्लेन शुरू होता है।
यहाँ तलछट के जमाव के कारण ढलान कम हो जाती है। Q73 महासागरीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. महासागरीय तरंगों में मुख्यतः जल के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जिसमें जल कणों की न्यूनतम क्षैतिज गति होती है। 2. तरंगों का निर्माण और विशेषताएं वायु की गति, वायु की अवधि और वायु के प्रवाह की दूरी फेच जैसे कारकों पर निर्भर करती हैं। 3. समुद्री जल की लवणता सामान्य महासागरीय परिस्थितियों में सतही तरंगों के आयाम और तरंगदैर्घ्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल देती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? एक होल केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर ए। व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। लहरों में पानी आगे नहीं बढ़ता, केवल ऊर्जा आगे बढ़ती है। लहरों की ऊंचाई और गति इस बात पर निर्भर करती है कि हवा कितनी तेज और कितनी दूर फेच से चल रही है। कथन 3 गलत है। लवणता सैलिनिटी का लहरों के आकार या आयाम पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता, ये मुख्य रूप से हवा की शक्ति से तय होता है। लवणता धाराओं करंट्स को प्रभावित करती है, सतही लहरों को नहीं। Q74 महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। महासागरीय धारा प्रकार स्थान 1, अलास्का धारा ठंडी, उत्तरी प्रशांत महासागर 2, बेंगुएला धारा ठंडी, दक्षिणी अटलांटिक महासागर 3, पश्चिमी पवन प्रवाह गर्म, दक्षिणी महासागर 4, कुरोशियो धारा गर्म, उत्तरी प्रशांत महासागर। उपरोक्त पंक्तियों में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही ढंग से मेल खाती है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर बी। व्याख्या: पंक्ति 2 और 4 सही है। बेंगुएला धारा एक ठंडी धारा है जो दक्षिण अटलांटिक में बहती है। कुरोशियो धारा एक गर्म धारा है जो जापान के पास उत्तरी प्रशांत में बहती है। पंक्ति 1 गलत है। अलास्का धारा एक गर्म धारा है, चूंकि ये गर्म पानी को ऊपर की ओर ले जाती है। पंक्ति 3 गलत है। पश्चिमी पवन प्रवाह वेस्ट विंड ड्रिफ्ट एक ठंडी धारा है, अतः केवल 2 पंक्तियां सही हैं। Q75 हाल ही में समाचारों में आए मुल्ला पेरियार बांध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह बांध तमिलनाडु राज्य में स्थित है, लेकिन इसका रखरखाव और संचालन केरल राज्य द्वारा किया जाता है। 2. यह पेरियार और मुथिरपुझा नदियों के संगम पर स्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से गलत है? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर सी। व्याख्या: कथन 1 गलत है। ये बांध केरल राज्य में स्थित है, लेकिन इसका संचालन और रखरखाव तमिलनाडु द्वारा किया जाता है। ये उल्टा लिखा है। कथन 2 गलत है। ये बांध पेरियार और उसकी सहायक नदी मुल्लायार के संगम पर स्थित है, मुथिरपुझा पर नहीं। चूंकि दोनों गलत हैं, उत्तर सी है। Q76 विश्व की प्रमुख नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी जल निकासी 1, नील, भूमध्य सागर 2, मिसिसिपी, मैक्सिको की खाड़ी 3, डेन्यूब, एड्रियाटिक सागर 4, वोल्गा, काला सागर। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? A1 और 2, B1 और 3, C2 और 4, D1 और 4। सही उत्तर ए। व्याख्या: युग्म 1 और 2 सही हैं। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है और मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में। युग्म 3 गलत है। डेन्यूब नदी काला सागर में गिरती है। युग्म 4 गलत है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। Q77 निम्नलिखित विवरण पर विचार करें। 1. ठंडी बर्फीली सर्दियां और गर्म ग्रीष्मकाल। 2. वर्ष भर वर्षा होती है और अधिकतम वर्षा गर्मियों में होती है। 3. इसमें समुद्री और महाद्वीपीय दोनों जलवायु की विशेषताएं हैं। इस प्रकार की जलवायु क्या है? ए होल चीन प्रकार की जलवायु, बी लॉरेंशियन प्रकार की जलवायु, सी होल स्टेपी जलवायु, डी होल मानसून प्रकार की जलवायु। सही उत्तर बी। व्याख्या: विकल्प बी सही है। लॉरेंशियन जलवायु में सर्दियां काफी ठंडी और बर्फीली होती हैं। यहां वर्ष भर वर्षा होती है समुद्र के प्रभाव के कारण, और गर्मियों में वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। यह चीन और ब्रिटिश प्रकार की जलवायु के बीच का एक माध्यमिक रूप है। Q78 महासागरों में तापमान के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक थर्मोक्लाइन सीमा सामान्यतः 1000 मीटर की गहराई से शुरू होती है और 5000 मीटर की गहराई तक फैली होती है। 2. थर्मोक्लाइन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक प्रमुख और सुविकसित है। 3. भूमध्य रेखा पर थर्मोक्लाइन अनुपस्थित होती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? ए खोल केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर डी। व्याख्या: कथन 1 गलत है। थर्मोक्लाइन आमतौर पर 100 से 1000 मीटर के बीच होती है, जहां तापमान तेजी से गिरता है। कथन 2 गलत है। थर्मोक्लाइन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे स्पष्ट होती है, क्योंकि वहां सतह का पानी बहुत गर्म होता है। ध्रुवों पर पानी पहले से ही ठंडा होता है, इसलिए वहां यह स्पष्ट नहीं होती। कथन 3 गलत है। भूमध्य रेखा पर थर्मोक्लाइन उपस्थित होती है। तीनों कथन गलत हैं, इसलिए उत्तर डी है। Q79 महासागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उत्तरी सागर उच्च अक्षांशों में स्थित होने के कारण कम लवणता दर्ज करता है। 2. बाल्टिक सागर नदी के पानी के प्रवाह के कारण कम लवणता दर्ज करता है। 3. अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में लवणता अधिक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? ए खोल केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी खोल केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर सी। व्याख्या: कथन 2 सही है। बाल्टिक सागर में कई नदियां गिरती हैं, जिससे ताजे पानी की आपूर्ति अधिक होती है और लवणता कम रहती है। कथन 3 सही है। अरब सागर में वाष्पीकरण अधिक है और ताजे पानी की नदियां कम गिरती हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां ताज़ा पानी लाती हैं। कथन 1 गलत है। उत्तरी सागर नॉर्थ सी अपनी उच्च अक्षांशीय स्थिति के बावजूद उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट गर्म धारा के कारण अपेक्षाकृत अधिक लवणता दर्ज करता है। Q80 निम्नलिखित देशों पर विचार करें। 1. अज़रबैजान 2. आर्मेनिया 3. ईरान 4. उज़्बेकिस्तान 5. रूस। उपरोक्त में से कौन सा देश कैस्पियन सागर की सीमा पर स्थित है? ए केवल 1, 2, 3 और 4, बी केवल 1, 3 और 5, सी केवल 2, 4 और 5, डी 1, 2, 3, 4 और 5। सही उत्तर बी। व्याख्या: विकल्प बी सही है। कैस्पियन सागर को छूने वाले देश हैं कजाकिस्तान, रूस, अज़रबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। ट्रिक टारिक। आर्मेनिया और उज़्बेकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती। Q81 जनवरी माह के दौरान उत्तरी गोलार्ध में समतापी रेखाओं के व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1. महासागरों के ऊपर जल के मध्यम प्रभाव के कारण समतापी रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। 2. गर्म महासागरीय धाराओं की उपस्थिति के कारण उत्तरी अटलांटिक में समतापी रेखाएं दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए खोल केवल 1, बी खोल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर ए। व्याख्या: कथन 1 सही है। सर्दियों जनवरी में जमीन की तुलना में महासागर गर्म होते हैं, इसलिए समान तापमान वाली रेखाएं समुद्र के ऊपर पहुंचने पर गर्म क्षेत्र की तलाश में ध्रुवों उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। कथन 2 गलत है। गर्म धाराओं के कारण उत्तरी अटलांटिक में ये रेखाएं उत्तर की ओर ही विचलित होती हैं, दक्षिण की ओर नहीं। Q82 निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। 1. बादल वाली रातें 2. शांत हवाएं 3. लंबी रातें। उपरोक्त कारकों में से कितने कारक धरातल के निकट तापमान व्युत्क्रमण इन्वर्जन के लिए अनुकूल हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर बी। व्याख्या: अनुकूल कारक 2 और 3 तापमान व्युत्क्रमण जब नीचे की हवा ऊपर की हवा से ठंडी हो के लिए लंबी रातें, विकिरण के लिए समय और शांत हवाएं परतों के मिश्रण को रोकने के लिए आवश्यक हैं। कारक 1 गलत है। साफ आसमान बादल रहित जरूरी है ताकि जमीन की गर्मी अंतरिक्ष में जा सके। बादल वाली रातें गर्मी को रोक लेती हैं, जो व्युत्क्रमण के खिलाफ काम करती हैं। अतः केवल 2 कारक सही हैं। Q83 निचले वायुमंडल में हमें तेज ऊपर की ओर चलने वाली हवाएं मुख्यतः इसलिए अनुभव नहीं होती क्योंकि ए. क्षैतिज दाब प्रवणता ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता से अधिक प्रबल होती है। बी. ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा संतुलित होता है। सी. तेज क्षैतिज हवाएं हवाओं की ऊर्ध्वाधर गति को रोकती हैं। डी. ऊंचाई के साथ वायुदाब में कमी की दर नगण्य होती है। सही उत्तर बी। व्याख्या: विकल्प बी सही है। हालांकि ऊंचाई के साथ दबाव बहुत तेजी से गिरता है, ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल हवा को नीचे खींचकर इसे संतुलित कर देता है।
इसे हाइड्रोस्टैटिक संतुलन कहते हैं, जिसके कारण हवा अचानक ऊपर नहीं भागती। Q84 निम्नलिखित बलों पर विचार कीजिए। 1. दाब प्रवणता बल। 2. घर्षण बल। 3. कोरियोलिस बल। 4. विद्युत चुंबकीय बल उपरोक्त में से कितने क्षैतिज सतही पवनों के वेग और दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर सी। व्याख्या। प्रभावित करने वाले कारक 1, 2, 3। दाब प्रवणता हवा शुरू करती है, कोरियोलिस बल उसे मोड़ता है और घर्षण, विशेषकर सतह के पास, उसकी गति कम करता है। 4. विद्युत चुंबकीय बल, इसका पवन परिसंचरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः केवल 3 कारक सही हैं। Q85 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ICJ संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र प्रमुख अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के बाहर स्थित है। 2. संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद किसी भी कानूनी प्रश्न पर ICJ से सलाहकार राय मांग सकते हैं, लेकिन ICJ द्वारा दी गई सलाह महासभा या सुरक्षा परिषद पर बाध्यकारी नहीं है। 3. ICJ को व्यक्तियों या निजी संस्थाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई का अधिकार है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? एक हॉल केवल 1 और 2, माहौल केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर ए। व्याख्या। कथन 1 सही है। ICJ का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है, जबकि UN के अन्य अंग न्यूयॉर्क में हैं। कथन 2 सही है। ICJ की सलाह, एडवाइजरी ओपिनियन, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती। कथन 3 गलत है। ICJ केवल देशों, स्टेट्स के बीच के विवाद सुनता है, व्यक्तियों या निजी संगठनों के नहीं। Q86 निम्नलिखित दाब पेटियों पर विचार करें। 1. भूमध्यरेखीय निम्न दाब पेटी। 2. उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी। 3. उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। 4. ध्रुवीय उच्च दाब पेटी उपरोक्त में से कौन सी गतिज रूप से प्रेरित दाब पेटी हैं? A 1 और 4, B 3 और 4, C 2 और 3, D 1 और 2। सही उत्तर C। व्याख्या। कथन 2 और 3 सही हैं। उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी का निर्माण पृथ्वी के घूर्णन और हवा के ऊपर उठने या नीचे बैठने, गतिज कारकों के कारण होता है। कथन 1 और 4 गलत हैं। भूमध्य रेखीय निम्न दाब और ध्रुवीय उच्च दाब पेटियां तापीय रूप से प्रेरित थर्मल होती हैं, जो अत्यधिक गर्मी या ठंड के कारण बनती हैं। Q87 ये बादल वायु की तीव्र ऊर्ध्व गति के कारण बढ़ते शीत वाताग्रों के साथ बनते हैं। इनका आधार सपाट दिखाई देता है और अक्सर एक गहरे रंग की दीवार जैसी संरचना को सहारा देता है। ये एकमात्र ऐसे बादल हैं जो ओलावृष्टि, बिजली और गरज उत्पन्न करने में सक्षम हैं। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादल का वर्णन किया गया है? A होल क्यूमुलोनिम्बस, B होल निम्बोस्ट्रेटस, C होल स्ट्रेटोक्यूमल्स, D होल सिरोस्ट्रेटस। सही उत्तर A। व्याख्या। विकल्प A सही है। क्यूमुलोनिम्बस बादल ऊर्ध्वाधर रूप से बहुत ऊंचे होते हैं और गरज चमक के साथ भारी वर्षा, ओलावृष्टि और तूफान लाते हैं। इन्हें अक्सर कपासी वर्षी मेघ कहा जाता है। अन्य विकल्प B, C, D आमतौर पर बिजली या गरज के साथ भारी तूफान के लिए जिम्मेदार नहीं होते। Q88 पश्चिमी पवनें निम्नलिखित में से किस दाब पेटी से निकलती हैं? A भूमध्यरेखीय निम्न दाब पेटी, B उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी, C उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, D ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। सही उत्तर B। व्याख्या। विकल्प B सही है। पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी 30 कैरेट सर्क 35 कैरेट सर्क अक्षांश से निकलकर उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी 60 कैरेट सर्क 65 कैरेट सर्क की ओर बहती हैं। Q89 अल नीनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अल नीनो मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि से जुड़ा है। 2. ये भारत में बादलों के निर्माण में वृद्धि के कारण भारी वर्षा का कारण बनता है। 3. अल नीनो दक्षिण अमेरिका के तट पर ठंडे पोषक तत्वों से भरपूर पानी के ऊपर उठने में व्यवधान पैदा करता है। 4. ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में सूखे की स्थिति पैदा कर सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? A केवल 1, 2 और 3, B 1, 2, 3, 4, C केवल 2, 3 और 4, D केवल 1, 3 और 4।
सही उत्तर डी। व्याख्या। कथन 1, 3 और 4 सही हैं। अल नीनो के दौरान पूर्वी प्रशांत पेरू तट गर्म हो जाता है, जिससे वहां ठंडे पानी का ऊपर उठना अपवेलिंग रुक जाता है। इसके कारण पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रों ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में सूखा पड़ता है। कथन 2 गलत है। अल नीनो आमतौर पर भारतीय मानसून को कमजोर करता है, जिससे भारत में वर्षा कम होती है, भारी वर्षा नहीं। Q90 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पक्षी का नाम IUCN स्थिति 1। रेड ब्रेस्टेड फ्लाईकैचर सबसे कम चिंताजनक लीस्ट कंसर्न 2। लेसन ऑल्बाट्रॉस संकटग्रस्त एंडेंजर्ड 3। मलायन नाइट हेरॉन गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ए खोल केवल 1, बी खोल केवल 2, सी खोल तीनों, डी कोई नहीं। सही उत्तर ए। व्याख्या। युग्म 1 सही है। रेड ब्रेस्टेड फ्लाईकैचर रेड ब्रेस्टेड फ्लाईकैचर को IUCN द्वारा लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। युग्म 2 और 3 गलत हैं। लेसन अल्बाट्रॉस नियर थ्रेटन की श्रेणी में है और मलायन नाइट हेरॉन भी लीस्ट कंसर्न श्रेणी में आता है। अतः केवल एक युग्म सही है। Q91 स्थानीय पवनों और उनके स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थानीय पवन स्थान 1, सिरोको सहारा रेगिस्तान 2, बोरा जापान 3, हरमट्टन साइबेरिया कनाडा 4, फॉन स्विट्जरलैंड 5, चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 2, बी होल केवल 3, सी होल केवल 4, डी होल सभी 5। सही उत्तर बी। व्याख्या। युग्म 1, 4 और 5 सही हैं। सिरोको सहारा से चलती है, फॉन आल्प्स स्विट्जरलैंड में और चिनूक रॉकीज USA में बहती है। युग्म 2 गलत है। बोरा एक ठंडी पवन है जो एड्रियाटिक सागर इटली बाल्कन क्षेत्र में चलती है, जापान में नहीं। युग्म 3 गलत है। हरमट्टन पश्चिम अफ्रीका सहारा से गिनी तट में चलती है, साइबेरिया में नहीं। अतः 3 युग्म सही हैं। Q92 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन I कैटाबेटिक पवनें आमतौर पर रात के समय चलती हैं। कथन 2 सूर्यास्त के बाद धरातल तेजी से ठंडा हो जाता है, जिससे ऊपरी वायु सघन हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढलान से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक होल कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन I की व्याख्या करता है। बी होल कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन I की व्याख्या नहीं करता है। सी होल कथन I सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। डी होल कथन I गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर ए। व्याख्या। दोनों कथन सही हैं। रात में पहाड़ों की ढलानें ठंडी हो जाती हैं, जिससे वहां की हवा भारी होकर घाटी की ओर नीचे उतरने लगती है। इसी को कैटाबेटिक पवन कहते हैं और कथन 2 इसका सही कारण बताता है। Q93 वायु राशियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 वायु राशियां वायु के विशाल पिंड होते हैं जिनका तापमान, आर्द्रता और दाब एक विशाल क्षैतिज सीमा पर अपेक्षाकृत एक समान होता है। 2 ये सदैव भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में बनते हैं जहां तीव्र सौर तापन के कारण वायु राशियां विकसित होती हैं। 3 विपरीत वायु राशियों की परस्पर क्रिया से अक्सर वाताग्रों का निर्माण होता है और संबंधित मौसमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए खोल केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी खोल केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर ए। व्याख्या। कथन 1 और 3 सही हैं। वायु राशि एक बड़ा वायु समूह है जिसमें भौतिक गुण समान होते हैं। जब 2 अलग स्वभाव की वायु राशियां मिलती हैं तो वाताग्र फ्रंट्स बनते हैं जिनसे वर्षा और तूफान आते हैं। कथन 2 गलत है। वायु राशियां स्थिर क्षेत्रों जैसे ध्रुवीय बर्फ या शांत महासागर पर बनती हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र बहुत अस्थिर होते हैं, इसलिए वहां आदर्श वायु राशियां विकसित नहीं होती। Q94 बहिरूष्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 बहिरूष्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवात आमतौर पर वाताग्रों से जुड़े होते हैं और मध्य अक्षांशों में ध्रुवीय वाताग्र क्षेत्र के साथ बनते हैं। 2 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विपरीत इनमें आमतौर पर कोई विशिष्ट नेत्र नहीं बनता है। 3 एक बहिरूष्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मध्य क्षेत्र की विशेषता शांत मौसम और साफ आसमान होता है। ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों। सही उत्तर बी। व्याख्या। कथन 1 और 2 सही हैं। बहिरूष्ण एक्स्ट्राट्रॉपिकल चक्रवात वाताग्रो फ्रंट्स के कारण बनते हैं और इनमें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तरह कोई शांत नेत्र आय नहीं होता। कथन 3 गलत है।
शांत मौसम और साफ आसमान उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नेत्र की विशेषता है, बहिरुष्ण चक्रवात की नहीं। Q95 भारत सरकार द्वारा तेल उत्पादन और ईंधन निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर विंडफॉल टैक्स हटाने से निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है? 1. भारतीय तेल उत्पादकों और निर्यातकों के लिए लाभप्रदता में वृद्धि। 2. भारत सरकार के राजस्व की हानि। 3. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय निर्यातकों की ईंधन निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। A केवल 2 और 3B होल 1, 2 और 3C केवल 1 और 3D केवल 1 और 2। सही उत्तर D। व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। विंडफॉल टैक्स हटाने से कंपनियों का खर्च कम होगा, जिससे उनका लाभ बढ़ेगा, लेकिन सरकार को मिलने वाले टैक्स राजस्व में कमी आएगी। कथन 3 गलत है। टैक्स हटने से लागत कम होगी, जिससे भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता बाजार में बढ़ेगी, कम नहीं होगी। Q96 निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के लिए अनुकूल नहीं है? A. समुद्र की सतह का तापमान 27 कैरेट C से अधिक जो कम से कम 60-70 मीटर की गहराई तक फैला हो। B. भूमध्य रेखा के निकट 2 कैरेट अक्षांश के भीतर किसी स्थान पर कोरियोलिस बल की उपस्थिति। C. पहले से मौजूद कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या वायुमंडलीय विक्षोभ। D. क्षोभमंडल में कमजोर ऊर्ध्वाधर पवन अपरूपण विंड शीयर। सही उत्तर B। व्याख्या: विकल्प B अनुकूल नहीं है। भूमध्य रेखा के बहुत पास 0 कैरेट 5 कैरेट कोरियोलिस बल लगभग शून्य होता है। चक्रवात को घूमने के लिए कोरियोलिस बल की जरूरत होती है, इसलिए ये 2 कैरेट अक्षांश के भीतर नहीं बनते। Q97 टॉर्नेडो की घटना और तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक टॉर्नेडो आमतौर पर उन क्षेत्रों में बनते हैं जहां गर्म, नम हवा ठंडी, शुष्क हवा से मिलती है, जिससे वायुमंडलीय अस्थिरता पैदा होती है। 2. गरज के साथ चलने वाला ऊपर की ओर बहने वाला प्रवाह, जिसे मेसोसाइक्लोन कहा जाता है, अधिकांश टॉर्नेडो विकास का एक प्रमुख अग्रदूत होता है। 3. टॉर्नेडो आमतौर पर नीचे की ओर आने वाली वायु धाराओं के कारण प्रतिचक्रवाती मौसम प्रणालियों से जुड़े होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? A होल 1, 2 और 3B केवल 1 और 3C केवल 1 और 2, D केवल 2 और 3। सही उत्तर C। व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। टॉर्नेडो विपरीत हवाओं के मिलने और मेसोसाइक्लोन घूमती हुई हवा के बनने से पैदा होते हैं। कथन 3 गलत है। टॉर्नेडो बहुत तीव्र निम्न दाब साइक्लोनिक प्रणालियां हैं, वे प्रतिचक्रवात हाई प्रेशर से नहीं जुड़े होते। Q98 चंद्रग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा के दिन क्यों नहीं होता? A. क्योंकि चंद्रमा की झुकी हुई कक्षा पृथ्वी की छाया के साथ संरेखित नहीं होती। B होल क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के पथ को थोड़ा सा असंरेखित कर देता है। C होल क्योंकि चंद्रमा की अंडाकार कक्षा पृथ्वी के सटीक छाया क्षेत्र में नहीं आती। D होल क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन ग्रहण के लिए आवश्यक चंद्रमा की स्थिति को असंरेखित कर देता है। सही उत्तर A। व्याख्या: विकल्प A सही है। चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के तल से लगभग 5 कैरेट झुकी हुई है, इसलिए हर पूर्णिमा को चंद्रमा पृथ्वी की छाया के ठीक पीछे से नहीं गुजरता, बल्कि अक्सर उसके ऊपर या नीचे से निकल जाता है। Q99 निम्नलिखित गैसों पर विचार करें। 1. कार्बन डाइऑक्साइड CO_2। 2. मीथेन CH_4। 3. आर्गन ऑफ AR। 4. नियॉन Ne पृथ्वी के वायुमंडल में उनके अनुपात के अनुसार ऊपर दी गई गैसों का सही अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर निम्नलिखित में से कौन सा है? A होल 3 1 4 2, B होल 3 2 4, C होल 2 4 1 3, D होल 3 2 1 4। सही उत्तर A। व्याख्या: सही क्रम 3 1 4 2। वायुमंडल में सबसे अधिक आर्गन 3 लगभग 0.93% है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 1 लगभग 0.04% है, इसके बाद नियॉन 4 और फिर मीथेन 2 आती है। Q100 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लेखक संबंधित रचनाएं 1. डॉक्टर B.R. अंबेडकर द अनटचेबल्स हु वेर दे एंड वाई दे बिकेम अनटचेबल्स 2. महात्मा गांधी गुलामगिरी 3. ज्योतिबा फुले हरिजन। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने सही हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। सही उत्तर A। व्याख्या: युग्म 1 सही है, ये डॉक्टर B.R. अंबेडकर की प्रसिद्ध रचना है। युग्म 2 गलत है, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की रचना है। युग्म 3 गलत है, हरिजन पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था।
अतः केवल एक युग्म सही सुमेलित है।